गाइस आई एम कृष्णा सोलंकी एंड यू आर वाचिंग एवरीथिंग इन ब्रीफ। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2013 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन मूवी स्नोपियर्सर जिसकी IMDb रेटिंग है 7.1। ओके सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। मूवी की शुरुआत में ये बताया गया कि इन द ईयर ऑफ 2014 ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो साइंटिस्ट ने एक प्रोजेक्ट पर काम किया CW7 ताकि वहां का एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाए और टेम्परेचर बैलेंस हो जाए। साइंटिस्ट ने पूरा अर्थ में प्रोजेक्ट CW7 को इम्प्लीमेंट कर दिया, जिससे टेम्परेचर धीरे धीरे बहुत ज्यादा लो हो गया और अर्थ पर एक बार फिर से आइस एज आ गई। यहाँ पर एक इंसान भी जिसका नाम होता है विल्फर्ड, जिसको प्रोजेक्ट CW7 के साइड इफेक्ट के बारे में पहले से ही पता था, और उसने एक ऐसी ट्रेन बनाई जो पूरे एक साल में पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाती है। इसके साथ ही उस ट्रेन में बर्फ से पानी बनाने के अलावा बार, पार्लर और भी कई सारे ब्लॉक्स थे जो इंसान को एक लग्जरियस लाइफ दे सके। पर इस ट्रेन में अमीरी और गरीबी को लेकर इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था कि टेल सेक्शन के लोगों को वो लोग खाने में कीड़े मकोड़े देते थे, जिनको वो प्रोटीन ब्लॉक्स कहते थे, और इसी वजह से बार बार बगावत होती रहती थी। पिछली बगावत में बंदूक की गोलियां खत्म हो गई थी, पर ये बात सही तरह से टेल सेक्शन के लोगों को पता नहीं था। टेल सेक्शन का को लीडर जिसका नाम होता है कर्टिस और लीडर गिलियम वो प्लान कर रहे होते एक और रिवॉल्ट का। वो सब कुछ तैयारी कर चुके होते हैं, उन्हें बस शक होता है कि उन सोल्जर्स के पास बुलेट्स है कि नहीं। इसके साथ ही उन लोगों को अपर सेक्शन से कोई हेल्प भी कर रहा होता है जो उनको बार बार अलग अलग तरह के हिंट्स भेजता था। यहाँ पर विल्फर्ड टेल सेक्शन के बच्चों को भी उठाता है, पर किसी को पता नहीं था किस लिए। जब नेक्स्ट टाइम वो सोल्जर्स उन लोगों की काउंटिंग के लिए आते हैं तब कर्टिस आगे जाता है और गन को खुद के सिर पर तान कर फायर करता है, पर गोली नहीं चलती, जिससे वो समझ जाते हैं कि उन गन्स में कुछ भी नहीं है और वो उन लोगों पर हल्ला बोल देते हैं। वो गार्ड के पास से चाबी लेते हैं और एक वॉल्ट खोलते हैं जिसमें होता है नामगुंग, जिसने वो डोर्स को डिजाइन किया था और वो सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट भी था। पर नामगुंग क्रोनोल नाम के ड्रग्स का एडिक्टिव भी था। वो इस काम के लिए पहले तो मना करता है, पर जब कर्टिस बोलता है कि या तो तुम मदद करो या फिर हम तुम्हें वही डाल देंगे जहाँ से तुम्हें निकाला गया है, तो वो मान जाता। पर वो अपनी बेटी योना को भी वॉल्ट से निकालता है और वो भी क्रोनोल एडिक्टिव थी। जब वो पहला डोर ओपन करने वाला होता है तब योना बोलती है कि वहाँ कोई नहीं, और डोर ओपन करते हैं और वहाँ सच में कोई नहीं निकलता, पर वहाँ विंडोज होती है और उन्हें सालों बाद बाहर की दुनिया देखने को मिलती है। एक और डोर ओपन करते हैं तो उन्हें पॉल मिलता है जो कि उन्हीं के ग्रुप का बंदा था और वो अपने काम में बहुत मशगूल था। टेल सेक्शन के लोगों के लिए प्रोटीन ब्लॉक्स वहीं बनते थे। जब कर्टिस अंदर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे कॉकरोचेस होते हैं। असल में प्रोटीन ब्लॉक कॉकरोचेस के चूरे से बनाए जाते थे। यहाँ उन्हें प्रोटीन ब्लॉक में एक और हिंट मिलती है जो कि उन्हें अपर सेक्शन के फ्रेंड ने भेजी थी, जिसमें लिखा होता है कि वाटर। इससे उन्हें रियलाइज होता है कि अगर वो वाटर सेक्शन को कंट्रोल में कर लेते हैं तो उनकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ जब नामगुम दरवाजा खोल रहा होता है तो कर्टिस की योना से बात होती है। उससे पता चलता है कि योना ने ट्रेन में जन्म लिया है, मतलब वो ट्रेन बेबी है। इसलिए कर्टिस समझ जाता है कि वो पहले ही कैसे बता देती है कि किस चीज के पीछे क्या है। उसके सारे सेंस ट्रेन की सारी नॉइसेस को अच्छी तरह पहचानते थे। इसके साथ ही वो सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की बेटी भी थी। अगले सेक्शन में उन्हें बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनके हाथ में हथियार भी होते हैं। वो कर्टिस और उनके साथियों को चुनौती भी देते हैं, पर वो लोग फिर भी आगे बढ़ते हैं। यहाँ काफी खून खराबा होता है, पर याकाटारिना ब्रिज आता है और वो कुछ देर के लिए लड़ना बंद करते हैं क्योंकि वो ब्रिज पर पूरा एक साल पूरा होता था, मीन्स हैप्पी न्यू ईयर होता था। यहाँ पर ब्रिज का खत्म होने के बाद ही वहाँ की मिनिस्टर आती है जो उनको धमकी देती है कि तुम लोग ये जो कर रहे हो तुम में से 74% लोगों को मार दिया जाएगा। पर कर्टिस उसकी तरफ कुल्हाड़ी फेंकता है और लड़ाई फिर से चालू हो जाती है। इस लड़ाई में कर्टिस का बेस्ट फ्रेंड एडगर भी मारा जाता है, पर कर्टिस के हाथ में वहाँ की मिनिस्टर मैशन लग जाती है। इसके साथ ही वो वाटर सप्लाई सेक्शन को भी कंट्रोल में कर लेते हैं। वो मिनिस्टर से पूछताछ करते हैं बच्चों के बारे में और विल्फर्ड के बारे में, पर मिनिस्टर मैसन बोलती है कि उसे बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता, पर विल्फर्ड को बच्चे बहुत पसंद है और वो अपने इंजन से कभी बाहर नहीं निकलता और तुम लोगों को उस तक सेफ्टी तक ले जा सकती हो। कर्टिस बोलता है कि तुम ऐसा क्यों करोगी। मैसन बोलते हैं कि क्योंकि मुझे अपनी जान प्यारी है। आगे रात में कर्टिस गिलियम से बोलता है कि अब जब हमारे हाथ में मैसन है तो मैं कुछ लोगों को अपने साथ ले जाऊंगा। हमारे ऑलरेडी काफी लोग मारे जा चुके हैं और जब हम इंजन पर कब्जा कर लेंगे तब मैं आपको बुला लूंगा। आगे उनमें से कुछ लोग ही जाते हैं जैसे कि तान्या, कर्टिस, योना एक्सेट्रा। वो आगे वो गार्डनिंग वाले सेक्शन से होते हुए एक्वेरियम वाले सेक्शन तक जाते हैं जहाँ उन्हें सुशी खाने को मिलती है, क्योंकि अब जबकि दुनिया में खत्म होने के बाद ये काफी रेयर है तो ये साल में सिर्फ 2 बार ही बनती थी। कर्टिस मैसन को प्रोटीन ब्लॉक देता है और बोलता है कि तुम ये खाओगी, तुम जानती हो कि ये किससे बनता है, और उसे वो खाना पड़ता है। आगे वो एक और सेक्शन के बाद स्कूल में पहुंचते हैं जहाँ अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। वहाँ की टीचर उन लोगों को विल्फर्ड की महानता के बारे में बता रही होती है। यहाँ पर ट्रेन के बाहर कुछ लोग देखने को मिलते हैं जो कि ट्रेन बनने के 4थे साल में ट्रेन से बाहर कूद गए थे और वो भी जम गए थे और ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। यहाँ पर आगे के सेक्शन से एक बंदा आता है जो उनको एग्स बांटता है और वो ऐसा करते हुए पीछे के सेक्शन में चला जाता है। यहाँ पर कर्टिस को देखते हैं जिसे एक और पेपर मिलता है एग में।
में जिस पर लिखा होता है ब्लड। और तभी वहां पर वो टीचर अचानक गोलियां चलाना चालू कर देती है जिसमें एंड्रयू मारा जाता है। और इधर टेल सेक्शन में दिखाया जाता है कि वो एग वाला बंदा उधर भी वापस कंट्रोल कर लेता है। यहाँ दिखाते हैं कि उस टीचर को मारने के बाद टीवी में दिखाया जाता है कि गिलियम को विल्फर्ड के लोगों ने द्वारा मार लिया जाता है। इस गुस्से में कर्टिस गन उठाता है और मिनिस्टर मेसन की बात सुने बिना ही सीधा उसे गोली से उड़ा देता है। अब उसे उन सेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ता जाता है। और भी बहुत सारे सेक्शन के बाद एक सेक्शन में विल्फर्ड के लोगों से लड़ते हुए कर्टिस के साथ आए हुए सारे लोगों में से सिर्फ योना और नैम ही बचते हैं। कर्टिस उस आदमी फ्रैंको को चाकू से मार देता है। वो अब बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, पर योना और नाम चीजें और क्रोनोल लूटने में ही मस्त होते हैं। आखिरकार कर्टिस और बाकी दोनों इंजन के गेट तक पहुंच ही जाते हैं। कर्टिस नाम को बोलता है कि इसे खोलो। नैम बोलता है कि पहले क्रोनोल दो। कर्टिस बोलता है कि तुम्हें कितने क्रोनोल चाहिए। वो अपने जेब में से सारे क्रोनोल निकाल कर उसकी तरफ फेंक देता है और उन दोनों में लड़ाई छिड़ जाती है। आखिर में कर्टिस बोलता है कि मैंने इस चीज के लिए 17 साल से टेल सेक्शन में इंतजार किया है, इसे मेरे लिए खोल दो, मैं अपने सवालों के जवाब चाहता हूँ। नाम बोलता है कि तुम्हारे कहने पर मेरे सारे दरवाजे खोले, पर मेरे ये वाला नहीं खोलूंगा बल्कि वो दरवाजा खोलूंगा। और ये कहते हुए वो एक छोटे दरवाजे की तरफ इशारा करता है और कहता है कि क्या तुम जानते हो, मैं भी इसी दिन का इंतजार कर रहा था। मैं पिछले 10 सालों से उस ब्रिज के नीचे की प्लेन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और हर बार उसके ऊपर की बर्फ कम होती है, बाहर अभी भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। कर्टिस बोलता है तुम ये सब करोगे कैसे। नाम बोलता है कि क्रोनोल केवल ड्रग ही नहीं बल्कि वो एक विस्फोटक भी है, इसलिए मैं इसे इतने सालों से जमा कर रहा हूँ। वो उससे माचिस मांगता है और तभी पीछे से डोर ओपन होता है। वहाँ एक लेडी आती है और क्रोनोल को वहाँ से हटा देती है और कर्टिस को गन पॉइंट पर अंदर लेके जाती है। वहाँ उसे विल्फर्ड मिलता है जो उसे बोलता है कि तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है, टेल सेक्शन से लगाकर इंजन तक, वो भी बिना मरे। मैं कभी टेल सेक्शन में नहीं गया। कर्टिस बोलता है कि क्यों नहीं, तुम्हारे लिए क्या वो बहुत गंदा है। विल्फर्ड बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे सेक्शन का कोई ड्रॉबैक नहीं है, मैं भी इतने सालों से अकेला हूँ। वो आगे बोलता है कि ये मैंने और गिलियम ने प्लान करके किया था, वो मेरा काफी अच्छा दोस्त था। हर जगह का एक इकोसिस्टम होता है और पॉपुलेशन को कंट्रोल में करना पड़ता है, इसलिए तुम्हारी काउंटिंग की जाती है और मैं और गिलियम मिलकर ही रिवॉल्व्स कराते थे ताकि सब चीजें सही से चले। मैं ही तुम्हारा वो अपर सेक्शन वाला फ्रेंड हूँ, पर अब मैं बूढ़ा हो चुका और मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह कोई ले। ये सब बातों से कर्टिस को बहुत बड़ा धक्का लगता है। यहाँ बाहर देखते हैं कि योना उस लेडी को बेहोश करके क्रोनोल फिर से दरवाजे पर लगा देती है, पर माचिस कर्टिस के पास होती है। इधर फ्रैंको भी मरा नहीं होता और नेम के पीछे होता है। योना जब कर्टिस के पास माचिस लेने जाती है तब वो उससे ऊपर चढ़ने नहीं देता। इससे ये लगता है कि वो विल्फर्ड की बातों में आ गया है, पर योना वो फ्लोर को खोलने की कोशिश करती है। ये देखकर कर्टिस उसकी मदद करता है। वहाँ पर एंडी स्लैश तान्या का लड़का होता है। विल्फर्ड उसे बोलता है कि इंजन अब कमजोर पड़ता जा रहा है और कुछ पार्ट्स को मैन्युअली कंट्रोल करना पड़ता है। कर्टिस उसे मारता है और योना को माचिस देता है और इसके साथ ही वो उसको बाहर निकालने के लिए हाथ बीच में रख देता है, जिससे इंजन रुक जाता है और डोर भी खराब हो जाता है। पर तब तक क्रोनोल में आग लग चुकी थी और योना को बचाने के लिए नाम और कर्टिस उससे लिपट जाते हैं और आग लगने से पूरी ट्रेन पलट जाती है और लगभग सब लोग मारे जाते हैं इंक्लूडिंग कर्टिस। पर योना और एंडी बच जाते हैं और ट्रेन से बाहर आते हैं। वो पहली बार बाहर की दुनिया देखते हैं। वो एक बेयर को देखते हैं जो इस बात का सबूत था कि टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल हो चुका है और अब वो जगह रहने लायक है। और इसके साथ ही नाम सही था और मूवी यही एंड हो जाती है। ओके, आप लोग अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट करो यार। दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।